नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन में बात करेंगे देवभूमि से जुड़ी खबरों की। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर देश भर के लोगों में गुस्सा फूट रहा है, जिसको लेकर देहरादून में उद्योग व्यापार मंडल ने विशाल आक्रोश रैली निकाली और इस दौरान व्यापारियों ने भी अपनी दुकानों को बंद करके रखा। वहीं गुस्साए लोगों ने झंडों के साथ नारे एकजुटता का नारा भी दिया और हिंसा के खिलाफ सैकड़ों की संख्या में लोगों ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। इस प्रकार से बांग्लादेश में आज हो रहा है, दुनिया उस नंगे नाच को देख रही है कि किस प्रकार से वहाँ केवल मैं हिंदुओं की बात नहीं कर रहा, बांग्लादेश की हत्या हो रही है, मानवता को समाप्त करने का षड्यंत्र हो रहा है। आज विश्व समुदाय आगे आना चाहिए और बांग्लादेश। तो वहीं रुड़की में ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा निगम की छापेमारी के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों किसानों ने रोष दिखाने को मिला और जहां ऊर्जा निगम के अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर किसानों ने प्रदर्शन किया और इस दौरान भारतीय किसान यूनियन रोड के राष्ट्रीय अध्यक्ष पदम सिंह ने ऊर्जा निगम के अधिकारियों के खिलाफ आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि अधिकारी किसान के खिलाफ झूठा बिजली का केस दर्ज करते हैं और क्या कुछ कहा ये सुनिए। भारतीय किसान यूनियन रोड का एससी ऑफिस पर आज एक जोरदार धरना प्रदर्शन एक दिवसीय था। कुछ किसानों की मांग है, घर घर जाकर जो किसी भी टाइम जाकर छापा मारने का काम कर रहे हैं। इससे किसान मजदूर बड़ा त्रस्त और बड़ा परेशान है। हमने एससी विभाग से बात करी थी, लेकिन इन्होंने उस बात पर गौर नहीं करी। उस सिलसिले में आज धरना दिया गया और मैं इस विभाग से कहना चाहूँगा कि अपना दिमाग ठीक कर ले, नहीं तो यूनियन के लोग इनका दिमाग ठीक करने का भी काम करेंगे और बहुत जल्दी अगर ये नहीं मानते तो एक बड़ा आंदोलन हम करने के लिए बाध्य होंगे। उसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार ये बिजली विभाग होगा। संख्या तो अभी बहुत कम हो, आपने देखा होगा। तो हमारी मासिक पंचायत थी आज और ये हमने यहाँ से धरना के रूप में आज एससी के यहाँ से वार्ता के लिए आए थे, लेकिन ये धरना अब अनिश्चितकालीन रूप में बदलने जा रहा है। आपने देखा होगा कल इन्होंने बिजली वालों ने कितना अत्याचार किया, वहाँ गांव में जाकर लाठी चार्ज कराया इन्होंने। ये तानाशाही दिखा रहे हैं, किसानों को झूठे मुकदमों में फंसा रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आज इसका एससी का दिमाग खराब हो रहा है, इसका एससी का दिमाग खराब करेंगे और सही करेंगे। तो ये जब किसानों पर झूठे मुकदमे लगा रहे हैं और एक गाँव में 200 किसानों पर झूठे मुकदमे करे, क्या कोई सारा गाँव चोरी कर रहा है? ये चोरी के बहाने जो किसान का उत्पीड़न कर रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय किसान रोड संगठन ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। आज आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी और इनसे अगर ये वार्ता सफल नहीं होती तो आज आर्मी और मिलिट्री चौराहे पर, जो आपने देखा होगा, मिलिट्री चौराहे पर वार्ता होगी। वहीं सारा संगठन, पूरा संगठन वहीं मिलेगा आपको और वहीं वार्ता होगी। ये जो घर घर जाके विजिलेंस वाले या बिजली वाले छापा मार रहे हैं और गलत तरीके से मार रहे हैं, ना कोई वीडियोग्राफी कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं और अनाप शनाप जो है ये लोगों से बदतमीजी कर रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ आज ये धरना दिया जा रहा है कि इन लोगों को अगर कोई जरा सी कोई वैसे कर देते हैं, हमने कह दिया कि फलाने के यहाँ किसी उद्योग के यहाँ कोई बिजली चोरी जलते उस पर तो ध्यान नहीं देते और अनाप शनाप लोगों को ये झूठे छापे मार रहे हैं। इस वजह से यहाँ इकट्ठा होना है। अब ये है कि जब तक ये छापेमारी नहीं रुकने की तब तक हम यही धरना दिए बैठे रहेंगे। तो हल्द्वानी में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है, जहां लंबे समय से चरस बेच रहे 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जहां पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 650 ग्राम और 445 ग्राम चरस के साथ एक गाड़ी को भी बरामद किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आगामी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। चोपड़ा पे जो पकड़े गए हैं, ये काठगोदाम की तरफ या सकता है कि यूटेन की तरफ जा रहे हों, लेकिन पुलिस को सूचना मिली। पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान इनसे चरस बरामद हुई है। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस के अंतर्गत एफआईआर दर्ज हुई है। इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। 1 किलो 104 ग्राम चरस बरामद हुई है। दोनों दमवा ढूंगा के हैं। इनके पास से एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है, उसे भी सीज कर लिया गया। तो वहीं प्रदेश में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं और ऐसा ही एक ताजा मामला विकासनगर से सामने आ रहा है, जहां बंद मकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया। चोरों ने बंद मकान से नकदी और लाखों की ज्वेलरी पर हाथ साफ किया है। वहीं पीड़ित परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने चोरों की तलाश भी शुरू कर दी है। बात करेंगे मसूरी की, जहां टैंकर का ब्रेक फेल होने की वजह से एक टैक्सी कार और बाइक भी
ट्रैक्टर की चपेट में आ गई, जहां हादसे में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई। वहीं बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल भी हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने हादसे की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर जोरों से तैयारियां चल रही है, जिसको लेकर दूर निगम ने 100 गार्डों में 12 एससी, ओबीसी और 1 वार्ड सुरक्षित किए गए हैं। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने जानकारी देते हुए बताया है कि निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से तैयार है, और क्या कुछ कहा है ये भी सुनिए। बिल्कुल, देखिए पिछले मानसून सत्र में जो है सरकार द्वारा ये विधेयक लाया गया था, और अब राज्यपाल महोदय जी के वहां से हम लोगों को इस विधेयक में मंजूरी मिल गई है, जिसमें ओबीसी आरक्षण जो तय सीमा तक 14% देने की बात हुई थी उसमें हुआ है। और अब नगर निकाय चुनाव जो है उसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, और आरक्षण का जो एक मुद्दा काफी टाइम से पेंडिंग था उसको पूरा कर लिया गया है, और आने वाले समय में इसमें हमें आगे निर्देश मिल सकते हैं। और हमारी तरफ से नगर निकाय चुनाव की पूरी तैयारियां हैं, और जिस प्रकार से अभी जो आरक्षण का है, जिसमें मेयर पद में 2 सीटें और नगर पालिका में 13 और नगर पंचायतों में भी 14-15 के जो सीटें हैं वो आरक्षित होंगी, तो इस मुद्दे को जो है सुलझा लिया गया है। आगे जो तैयारियां हैं वो हमारी पूरी हैं। बात करें देहरादून की, जहां एक घर में बुजुर्ग व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ा मिला, जिसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं इस मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने उनके परिवारजनों से मुलाकात भी की, जिसके बाद सूर्यकांत धस्माना ने डीजीपी दीपम सेठ से मामले को लेकर बातचीत की। वहीं इस संबंध में उन्होंने बुजुर्ग की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग भी उठाई है। राज्य में नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों से चल रही है, जिसको लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता सोहन सिंह राणा और बीजेपी चुनाव प्रभारी सुशीला त्यागी का भव्य स्वागत किया गया। और इस मौके पर बीजेपी चुनाव प्रभारी सुशीला त्यागी ने कहा कि आज चारों तरफ बीजेपी का डंका बज रहा है और हर वर्ग बीजेपी की योजनाएं पहुंचाई जा रही हैं। के सभी हमारे कार्यकर्ताओं ने यहाँ एक बड़ा कार्यक्रम किया है, और सभी ने यहाँ अपने नेताओं का स्वागत और अभिनंदन किया है। और रणनीति तो भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक्टिव मोड पर रखती है। ठीक है। रामपुर नगर पंचायत को भारतीय जनता पार्टी ने ग्राम सभा से नगर पंचायत का दर्जा दिया था, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यहाँ नगर पंचायत में अपना चेयरमैन और सभी पार्षद बनाकर हमारी तीसरी सरकार नगर पंचायत रामपुर में बनेगी। दावे की बात तो यह है कि मैं केवल एक भारतीय जनता पार्टी का बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, और मुझे अगर भारतीय जनता पार्टी किसी काम के लिए मुझे अगर समर्थन देगी या मुझे इसी समझेगी मुझे इस लायक, तो मैं पूरी सेवा करूँगा। और रही बात काम के मुद्दों की, हमारे यहाँ बहुत मुद्दे हैं, बहुत। वैसे तो यहाँ पे अगर मैं मुद्दे गिनवाना चाहूँ तो मुद्दों की कमी नहीं है, कोई विकास नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे पानी की समस्या है, आज तक इतने साल से जितना देखा है कि लोगों को हमारे यहाँ आज तक एक पानी की टंकी की सुविधा नहीं आज तक हो पाई है बिल्कुल भी। बात करें शीतकालीन यात्रा की, तो इसको लेकर सरकार श्रद्धालुओं के लिए हर तरह की व्यवस्था करने में लगातार जुटी हुई है, जिसको लेकर बीकेटीसी अध्यक्ष अजयेंद्र अजय ने बताया है कि राज्य में तीर्थ के आधार पर संभावनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शीतकालीन 4 धाम यात्रा का शुभारंभ किया है, और जिसके लिए हर तरह की व्यवस्थाओं को ठीक से किया जा रहा है। शीतकालीन यात्रा को लेकर के हमारे प्रदेश में पूर्व में भी प्रयास हुए हैं, लेकिन पहली बार के गंभीरता के साथ में इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से शीतकालीन यात्रा को प्रयास किए गए, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं शीतकालीन यात्रा का औपचारिक शुभारंभ भी किया है। निश्चित रूप से प्रदेश सरकार द्वारा जिस प्रकार से जिस तत्परता के साथ में कार्य योजना तैयार की जा रही है शीतकालीन यात्रा को लेकर के, और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा भी, तो स्वाभाविक रूप से इससे जो हमारी शीतकालीन यात्रा है उसको गति मिलेगी। और आप जानते हैं कि हमारे जो प्रदेश में तीर्थाटन की अपार संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को और जो असीमित हमारे संभावनाएं हैं उन संभावनाओं को
पूरी तरीके से प्रदेश सरकार परीक्षण कर रही है, उस हिसाब से कार्य योजना अपनी तैयार कर रही है। निश्चित रूप से इससे हमारे जो शीतकालीन यात्रा है इसको गति मिलेगी और प्रदेश में के आर्थिकी में भी एक नया पहलू जुड़ेगा। खबर हल्द्वानी से, जहां राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को लेकर तैयारियां जोरों से चल रही हैं, जिसको लेकर पंतनगर एयरपोर्ट से लेकर स्टेडियम तक सभी सड़कों का सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है, जिसके बाद प्रशासन ने 15 दिन के समय में अतिक्रमण को तोड़ने का निर्देश भी जारी किया है। वहीं इस मामले को लेकर नगर आयुक्त विशाल मिश्रा ने बताया है कि राष्ट्रीय खेलों को ध्यान में रखते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। और क्या कुछ कहा है, ये भी सुनिए। खेल प्रस्तावित हैं जनवरी और फरवरी में। इसमें नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, राजस्व विभाग और हमारे जिला प्रशासन की टीम ने आज इंस्पेक्शन किया है। जहां पर नालियों की समस्या है उसको दूर करने के लिए हमने अपनी टीम को निर्देशित किया है, परंतु सड़क की कंडीशन ठीक नहीं है, पहले से उसको और बेहतर किया जाना है। तो इसमें पीडब्ल्यूडी निर्माण कर रहा है, उसमें कुछ अतिक्रमण की जद में कुछ दुकानें आ रही हैं, तो उनको एक पूरी न्यायिक प्रक्रिया को पालन करते हुए उनको नोटिस दिया जाएगा और उसके बाद आगे की जो कार्रवाई वो की जाएगी। रेलवे से संबंधित जो आपने प्रश्न किया है, रेलवे में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको हम रेलवे के जो संबंधित उच्च अधिकारी उनको अवगत भी कराएंगे और जिला प्रशासन पूर्णतया उनको सहयोग करेगा और हमारी पूरी टीम डीएम मैडम के निर्देशन में अच्छा राष्ट्रमंडल खेल कराने के लिए तत्पर है। राज्य में जाम की समस्या ने लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है, जिसको लेकर जिला प्रशासन हर संभव प्रयास भी कर रहा है। और इसी बीच देहरादून में पार्किंग निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत भी की गई है, जिसमें लगभग 285 छोटे वाहन पार्क किए जा सकेंगे। और इस मामले पर जिलाधिकारी ने तमाम अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। गवर्नमेंट की यही लक्ष्य है कि जो हमारा रैपिडली इवॉल्विंग अर्बनाइज्ड एरिया है वहाँ पे ट्रैफिक मैनेजमेंट, पार्किंग, लॉ एंड ऑर्डर, रोड एक्सीडेंट, इन सब की सुव्यवस्थित अरेंजमेंट्स हम मैक्सिमाइज करें। तो उसी के दृष्टिगत हमारी सभी एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, पुलिस है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट है और हमारे सारे कम्युनिटी ग्रुप्स हैं, ट्रेडर एसोसिएशन हैं, उच्च स्तरीय हमारे विभागीय अधिकारीगण हैं। तो सबकी तरफ से ये प्रायोरिटीज थी कि एक तो हम कोर ऑफ द सिटी में जितनी पार्किंग लॉट्स डेवलप कर सकते हैं उसी की तर्ज पे ऑटोमेटेड पार्किंग और दिस काबुल ऑफ सरफेस पार्किंग कार्य ऑलरेडी गतिमान। तो उधर काशीपुर में अधिशासी अधिकारी सतीश कुमार की मेहनत रंग लेकर आई है, जहां गंदगी के अंबार और बदहाल नालियों के लिए पहचाने जाने वाले जनपद उधम सिंह नगर का अब महा अखाड़ेगंज अब धीरे धीरे स्वच्छता का प्रतीक बनता जा रहा है। साफ सफाई को लेकर अधिशासी अधिकारी सतीश कुमार ने सफाई कर्मचारियों को दिन में 3 बार इलाके को साफ करने के आदेश दिए हैं, जिस पर सतीश कुमार ने कहा कि किसी भी हाल में गंदगी की समस्या को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट देश को लेकर ये रहा कि हमारा देश एक स्वच्छ, एक सुंदर, एक साफ सुथरा बना रहे। इसके संबंध में हमारे राज्य में भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी समय समय पर समीक्षा ली जाती है और समय समय पर आदेश पारित किए जाते हैं कि हमारे अपने राज्य से किसी भी तरह की गंदगी को ना पनपना दिया जाए। और इस संबंध में हमारे पालिका द्वारा मेरे कर्मचारियों द्वारा इसका संकल्प लिया गया है कि हम अपने मुख्यालय या अपने नगर पालिका को स्वच्छ बनाने के इसमें हमारे तीनों टाइम सफाई व्यवस्था दुरुस्त की जाती है, जिसमें कम से कम 20-20 आदमियों की टीमें हमारी लगी भी है, 3 टीमें, और 60 से 65 आदमी हमारे यहाँ भरकर लगे रहते हैं। घर डोर टू डोर कूड़ा उठाया जाता है, तीनों टाइम सफाई की जाती है। बात करें राजधानी देहरादून की, जहां सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञों में भारी कमी के कारण मरीजों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इस गंभीर समस्या को लेकर चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की निदेशक डॉक्टर सुनीता टमटा ने बताया कि प्रदेश भर में अब तक केवल 47% विशेषज्ञों की तैनाती की गई है। उन्होंने आगे जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश स्तर पर आने वाले विशेषज्ञों के लिए हमने महीने के पहले और चौथे मंगलवार को इंटरव्यू भी रखा है।
जैसे कि हमारे राज्य में आपको पता है कि हमारे विशेषज्ञों की बहुत कमी है। एमबीबीएस तो हमारे को मिल जाते हैं, पर ईयर हमें लगभग 300 करीब मिल जाते हैं, बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड। लेकिन हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो हमारे राज्य में अभी 47% अभी फिलअप है उनकी, और 53% हमारे जो है अभी खाली पड़े हैं। तो इसके लिए हम कवायद कर रहे हैं। जैसे हमारे वहाँ 2-3 जगह से हम लोग इंटरव्यू करा रहे हैं, जैसे एनएचएम के थ्रू हम लोग स्पेशली पहाड़ी एरिया में, और थोड़ा सा सैलरी भी अच्छा देके, और यूकोड वीपे के थ्रू हम लोग इंटरव्यू करवाते हैं। और साथ ही राज्य स्तर में भी, हमारे स्टेट लेवल पर भी हम संविदा पर जो विशेषज्ञ आते हैं, हर महीने के जो है पहला और चौथा जो मंगलवार है उसमें हमने इंटरव्यू रखे। बात करें आशा नौटियाल की, तो केदारनाथ में जीत दर्ज करने के बाद अपने क्षेत्र में चुनाव के दौरान किए वादों को पूरा करने में जुटी हुई हैं। विधायक आशा नौटियाल ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिवंगत विधायक शैला रानी के आकस्मिक निधन के बाद से केदारनाथ की जनता का पूरा ख्याल रखा है। साथ ही कहा कि मैं अपने हर वादे को पूरा करने का प्रयास करूंगी। और क्या कुछ कहा, ये भी आपको सुनवाते हैं। कि मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ कि जितना समय वहाँ पर विधानसभा खाली रही है, उन्होंने एक विधायक के रूप में वहाँ की जनता की सेवा की है। और जो भी ज़रूरतों को लोगों ने उनके पास पत्र के माध्यम से ले गए, जो भी वहाँ की विकास योजनाएं थी उन योजनाओं को उनके पास ले गए। उन्होंने उन योजनाओं पे घोषणाएं भी की और उनके शासनादेश भी जारी कर दिए हैं। कुछ योजनाओं के टेंडर भी निकल चुके हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरह से उनका पूरा ध्यान केदारनाथ विधानसभा और केदारनाथ यात्रा के लिए, वहाँ के जो बेरोजगार लड़के हैं उनके लिए, जो यात्रा से जुड़े हुए जितने भी युवा हैं, उन पे उनका पूरी तरह से ध्यान है। तो निश्चित तौर पर वो घोषणाएं का शासनादेश जारी हो चुके हैं। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उन सभी पर उनको धरातल पे उतारूं, उन सभी कामों को लोगों को समर्पित करूं। मेरा निरंतर प्रयास रहेगा। तो उधर नई दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी से मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने प्रियंका गांधी को वायनाड सीट से जीतने पर बधाई दी। और इस दौरान करण महारा ने उत्तराखंड के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और प्रदेश में कांग्रेस को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के अपने प्रयासों की पूरी जानकारी भी देते नजर आए। बात करें औद्योगिक इकाइयों में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव योजना को लेकर हरिद्वार के शेड्यूल में संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और इस दौरान ईपीएफओ के रीजनल मैनेजर ने विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ योजना की जानकारी साझा की। साथ ही इससे जुड़े सभी सवालों के जवाब भी देते नजर आए। स्पेसिफिक था ईएलआई के लिए, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है इस यूनियन बजट में। 2 लाख करोड़ जिसका आउटले है, उसमें से स्कीम ए, स्कीम बी, स्कीम सी जो कि ईपीएफओ रिलेटेड है, उसके लिए हमने ये इंटरेक्शन रखा था। स्कीम देखिए, इस इंटरेक्टिव सेशन में एचआर आए थे काफ़ी सारे इस्टेब्लिशमेंट्स के। फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट की जो घोषणा में 2 लाख करोड़ का एक प्रोविज़न रखा था एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए, उसी दिशा में उठाया गया ये कदम है। और इंडस्ट्रीज़ को किस तरह से फैसिलिटेट किया जाए, किस तरह से उनकी सहायता की जाए कि नया एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और इंडस्ट्रीज़ ना सिर्फ नए एम्प्लॉयमेंट का रिक्रूटमेंट करें बल्कि उनको अपने यहाँ रिटेन भी करें। तो ये ऐसी सब्सिडीज़ की स्कीम है और उसमें कंपल्सन की तरह से है कि आप अगर रिक्रूटमेंट करते हैं तो आपको स्कीम का पूरा लाभ तभी मिलेगा जब आप उसको परमानेंट रखेंगे और वो एम्प्लॉयमेंट 12 महीने से ज़्यादा होगा। तो आज के इस सेशन में काफ़ी अच्छा सेशन रहा। इंडस्ट्रीज़ तरफ से कुछ क्वेरीज थी, कुछ सजेशंस भी दिए गए हैं और उसका 3 दिन में हम उसका एक रिप्रेजेंटेशन बना के केंद्र सरकार को भेजेंगे। तो वहीं बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार और मंदिरों को तोड़े जाने की घटनाओं के खिलाफ कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं इसको लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। बता दें कि प्रदर्शनकारियों की मांग है कि केंद्र सरकार की ओर से बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तुरंत कदम उठाया जाए, जिसको लेकर ये विशाल रैली की गई।
और चलिए बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जनता टीवी पर लगातार जारी है। नमस्कार।